नमस्कार दोस्तों, सर्वत्र ज्ञानशाला के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीगॉन अर्थात बहुभुज। इस बहुभुज से बहुत सारे प्रश्न कई सारी परीक्षाओं में बनते हैं। अलग अलग कंपटीशन में आपने देखा होगा कि एक आध क्वेश्चन हमेशा इससे पूछ लिए जाते हैं। तो पॉलीगॉन को एकदम बेसिक से हम लोग जो है क्लियर करेंगे और कोई भी क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके का परीक्षा में आता है आप सब लोग जो है उसको कर पाएंगे। तो आइए सर शुरू करते हैं पॉलीगॉन। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि पॉलीगॉन दरअसल होता क्या है। इस चीज़ को हम समझ लें पहले। जब भी हम ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री में दो प्रकार की आकृतियाँ हमने पढ़ी, एक तो बंद आकृति पढ़ी और एक खुली आकृति पढ़ी। बंद आकृति पढ़ी और कौन सी आकृति पढ़ी? खुली आकृति पढ़ी। खुली आकृति। तो बंद आकृतियों, जितनी भी बंद आकृतियां होती हैं वो सब बहुभुज होती हैं। अगर आप देखें तो निश्चित रूप से सबसे पहली बंद आकृति आपको नजर आती है वो है त्रिभुज अर्थात तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ये सबसे पहली बंद आकृति होती है। पहली का मतलब सबसे कम भुजाओं वाली अर्थात जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, यहीं से शुरुआत होती है पॉलीगॉन की अर्थात बहुभुज की। अगर हम दो भुजाओं को लें तो दो भुजाओं से हमें कभी भी आप देखेंगे बंद आकृति का निर्माण नहीं होगा। बंद आकृति का निर्माण दो भुजाओं के सहारे से नहीं होगा, कम से कम तीन भुजाएं उसके लिए होना जरूरी है। और जब तीन भुजाओं को मिलाकर के एक बंद आकृति बनाते हैं तो सबसे पहले हमारी बंद आकृति क्या बनती है? त्रिभुज बनती है। तो इस तरह से जब भी हम बहुभुज को पढ़ें तो बहुभुज से तात्पर्य यही है कि वह सारी बंद आकृतियाँ बहुभुज कहलाती हैं। जैसे कि त्रिभुज में आपने देखा तीन भुजाएं हैं, चतुर्भुज में आप देखेंगे चार भुजाएं हैं। कोई भी चतुर्भुज वो किसी प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है, वो आयत भी हो सकता है, वो वर्ग भी हो सकता है, वो समचतुर्भुज भी हो सकता है, वो काइट भी हो सकती है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या होगी? चतुर्भुज। इसी तरह अगर हम पंचभुज की बात कर लें, पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ये भी हमारी पॉलीगॉन है। इसी तरह अगर हम छह भुजाओं से घिरी हुई आकृति की बात करते हैं जिसको आप हेक्सागन कहते हैं, ये भी क्या है? हमारा एक बहुभुज है। तो जब हम बहुभुज का बात करते हैं तो बहुभुज ऐसी बंद आकृतियाँ आप कह सकते हैं बहुभुज कहलाती हैं जिनमें दो, तीन, चार, पाँच, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। चार भुजाओं वाली बंद आकृति चतुर्भुज जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। पांच भुजाओं से पेंटागन, छह भुजाओं से हेक्सागन, इसी तरह ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। इस तरह से आप देखेंगे आप लोगों को मिलते चले जाएंगे बहुभुज में आकृतियाँ। कई सारे सवाल इस बहुभुज से लेकर के परीक्षाओं में इस तरह से बनते हैं, जैसे कि कह दिया जाएगा कि पंचभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, या आपसे कह दिया जाएगा पंचभुज के समस्त विकर्णों की संख्या कितनी होगी। इस तरह के सवाल। सम अष्टभुज के का कोई एक बाह्य कोण आपसे पूछ लिया जाएगा, या कभी कभी प्रश्न में विकर्णों की संख्या दी रहेगी और आपसे पूछ लेगा वो किस तरह का बहुभुज है। इस तरह के सवाल परीक्षाओं में बनते हैं। आइए एक एक चीज़ को ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात ये हम समझें कि बहुभुज के समस्त कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो षष्ठभुज हो, चाहे वो सप्तभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, नवभुज हो, कोई भी आकृति हो, उन सारी आकृतियों के समस्त अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? अर्थात n बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल। n बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल। समस्त अंतःकोणों का योगफल। कोणों का योगफल। मैं आपको सूत्र इसमें रटाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा और समझने के बाद आपके दिमाग में एक बात हमेशा के लिए बैठ जाएगी कि वास्तव में किसी भी तरह का बहुभुज हो और आप देखकर ही तुरंत बता देंगे इसके समस्त अंतःकोणों का योगफल
क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आप त्रिभुज पर नज़र डालिए। तो त्रिभुज के बारे में मैंने लास्ट टाइम पर भी ज्योमेट्री में बहुत सारी बातें बताई थी, और ये बात आपके दिमाग में कॉमन थी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। चतुर्भुज में भी यही बात आपने देखी थी कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन जब पंचभुज की बात आ जाती है, षष्ठभुज, इस तरह से आगे सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज, वहाँ पर आपको समस्या देखने में आती है। आइए मैं इसका एक बहुत अच्छा तरीका आप लोगों को बताऊं ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाएं। देखिए, इस त्रिभुज में अगर मैं विकर्ण डालूं, किसी एक शीर्ष से विकर्ण डालूं, तो आप कहोगे ये शीर्ष है तो विकर्ण यही तो ये होंगे। त्रिभुज में कोई विकर्ण ही नहीं होता है, क्योंकि इस वाले शीर्ष से ये दोनों देखिए मिल रहे हैं, इस वाले शीर्ष से भी ये दोनों मिल रहे हैं, इसका कोई विकर्ण नहीं। त्रिभुज में कोई विकर्ण इसलिए होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज में आप देखें, चतुर्भुज के विकर्ण आप किसी एक शीर्ष से अगर आप विकर्ण डालते हो, इस तरह से एक विकर्ण ये आप डाल पाओगे, उस विकर्ण के कारण आप देखोगे चतुर्भुज समान दो त्रिभुजों में बढ़ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, इस विकर्ण के कारण चतुर्भुज अलग अलग दो त्रिभुजों में बढ़ जा रहा है। आप कहेंगे सर यहां से भी तो हम डाल सकते हैं। हम किसी एक शीर्ष से जब डालेंगे विकर्ण, ध्यान रखना कट नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्रॉस डालोगे तो ऐसा तो फिर बहुत सारे त्रिभुज बन जाएंगे उसके अंदर। तो आप इस बात को ध्यान रखना, किसी एक शीर्ष से डालें और वो कोई भी दो विकर्ण आपस में कटे नहीं। तो आप देखेंगे अगर दूसरा डालोगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे चतुर्भुज में दो त्रिभुज आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखने का प्रयास करें। मान लिया इस शीर्ष से आप डाल रहे हो, तो ये तो इससे मिला ही हुआ है, इसमें डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये वाला इससे मिला दें, एक ये हो गया, और ये वाला इससे मिला दें, दो हो गए। तो किसी एक शीर्ष से आप देख रहे हैं कितने विकर्ण डाल पा रहे हैं, दो ही डाल पा रहे हैं। इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा था, यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए, यहाँ पर एक दो तीन त्रिभुज बन गए। यहाँ पर आप देखें षष्ठभुज में देख लें आप, तो किसी एक विकर्ण से डालोगे तो एक ये हो गया और दो हो गए, और उसके बाद ये वाला तीसरा हो गया और वो चौथा हो जाएगा। एक दो तीन चार त्रिभुज बन गए। तो आपको किसी भी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल आपको पता करना है। वो n बहुभुज हो सकता है, एक 3 भुजाओं वाला भी हो सकता है, 4 भुजाओं वाला भी हो सकता है, 5 भुजाओं वाला भी बहुभुज हो सकता है, 6 भुजाओं वाला भी हो सकता है। उनके समस्त अंतःकोणों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। आपने देखा यहां पर 3 भुजाएं थीं तो एक त्रिभुज मिल रहा था, 4 भुजाएं थीं तो 2 त्रिभुज मिल रहे हैं, 4 भुजाएं थीं तो कितने त्रिभुज मिल रहे हैं, 2 त्रिभुज मिल रहे हैं। और जब 5 भुजाएं थीं तो कितने त्रिभुज मिल रहे हैं, 5 भुजाओं में आपने देखे 3 त्रिभुज मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भुजाओं की संख्या से 2 कम त्रिभुज मिल रहे हैं। 3 भुजाएं 1 त्रिभुज, 4 भुजाएं 2 त्रिभुज, 5 भुजाएं 3 त्रिभुज, यानी भुजाओं की संख्या से 2 कम त्रिभुज मिल रहे हैं। तो हम लिख पाएंगे, सूत्र हमारा हो जाएगा, मान लिया भुजाओं की संख्या n है, भुजाओं की संख्या से 2 कम n-2 त्रिभुज मिल रहे हैं। और त्रिभुज का मतलब इस तरह से, इसका मतलब n-2 इंटू ट्रेंगल, और एक ट्रेंगल का योगफल कितना होता है, समस्त अंतःकोणों का 180 अंश होता है। इसीलिए सूत्र हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो किसी भी n बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल का क्या सूत्र हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई होगी। मैंने इस चीज़ को रटाया नहीं, n-2 क्यों हुआ, आप इस बात को समझ पाए। आपने देखा एक त्रिभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, एक त्रिभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एक त्रिभुज में हमने देखा कि किसी भी एक त्रिभुज में भुजाओं की संख्या जब 3 थी तो एक त्रिभुज मिला, यहाँ पर 3 रख देंगे, 3 - 2 एक त्रिभुज मिल जाएगा इंटू 180 डिग्री। आपने देखा 4 भुजाएं थी तो यहाँ पर 2 त्रिभुज मिल रहे हैं, यानी कहने का मतलब भुजाओं की संख्या से 2 कम त्रिभुज मिल रहे हैं। इसीलिए भुजाओं की संख्या से 2 कम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश हो जाएगा। समस्त अंतःकोणों का योगफल निकालने के लिए हमारे पास सूत्र ये आ गया।
तो हम देख पा रहे हैं त्रिभुज था 180 अंश, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या से 2 कम, 4 भुजाएं हैं, 2 कम, 2 का मतलब 2 त्रिभुज मिलेंगे, 2 त्रिभुज 180 180 360 डिग्री हो गया। 5 भुजाएं हैं, इसका मतलब 2 कम त्रिभुज मिलेंगे, इसका मतलब 3 त्रिभुज मिलेंगे, और एक त्रिभुज 180 अंश का 18 3 54 540 डिग्री हो गया। इसी तरह 6 भुजाओं के लिए आप देखेंगे 2 कम 4 त्रिभुज मिलेंगे, 18 4 72 720 समस्त अंतःकोणों का योगफल हो गया। इस तरह से आप चाहे 10 भुजाओं का निकालना हो, 2 कम 8, आप 18 छंगे 148, आप क्या करेंगे, तुरंत समस्त अंतःकोणों का योगफल निकाल पाएंगे। आप क्या करेंगे, जितना भी भुजाएं दी गई होंगी उनमें से जितनी भी भुजाओं, पंचभुज के लिए कहा जाए तो तुरंत आप समझ गए कि पंचभुज में 3 त्रिभुज बनेंगे और एक त्रिभुज के अंतःकोणों के लिए 180 अंश, इसलिए 3 त्रिभुज का 180 गुणे 3 उत्तर आ गया। तो आप बड़े आराम से इस चीज को निकाल पाएंगे। इस बात को आपको समझने का प्रयास करिएगा, यह सूत्र क्यों बना, अच्छे से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। फिर अगली बात इसमें यह आ जाती है, इस चीज को भी मैं समझाने का प्रयास आपसे करता हूं। अगर मैं कह दूं ये बहुभुज ऐसा है कि समबहुभुज, देखिए बहुभुज और समबहुभुज, बहुभुज 2 प्रकार का होता है, एक समबहुभुज एक विषम बहुभुज। समबहुभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, अब विषम बहुभुज का मतलब क्या हुआ, जिसकी भुजाएं आपस में बराबर ना हो, वो कैसा बहुभुज हो जाएगा, विषम बहुभुज। तो यहां पर n बहुभुज हम ऐसा ले रहे थे जो कैसा था, आप देखिए समझने का प्रयास करना। अगर ये तीनों भुजाएं बराबर होती, यहां पर ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती, ये 5 भुजाएं आपस में बराबर होती, ये 6 भुजाएं आपस में बराबर होती, तो इसका मतलब प्रत्येक अंतःकोण का मान भी हम निकाल पाते। तो हम लिखेंगे किसी n समबहुभुज के, n समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप, प्रत्येक अंतःकोण की माप, कोण की माप। अब आप समझना, जैसे कह दें कि 4 भुजाएं हैं, चारों बराबर हैं, जैसे हम कह दें कि वर्ग को ले लीजिए आप, वर्ग 4 भुजाओं वाला है, चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री है, और जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो बेटा चारों कोण भी तो बराबर होंगे, तो क्या कर देंगे, 4 से उसको भाग कर देंगे, प्रत्येक कोण का मान निकल आएगा। तो जब समबहुभुज बन जाता है वो, तो सारी भुजाएं बराबर हो जाते हैं, इसलिए सारे कोण भी बराबर हो जाते हैं, तो उसमें जितनी भुजाओं की संख्या होती है उससे भाग कर देते हैं, प्रत्येक अंतःकोण की माप निकल आती है। अब आप देखेंगे कि जैसे हम जानना चाहें, मान लिया ये त्रिभुज ऐसा है जो समबहुभुज है, अर्थात समबाहु त्रिभुज है, तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, 3 भुजाओं वाली आकृति है तो यहाँ 3 से भाग कर देंगे, 4 भुजाओं वाली आकृति है 4 से भाग कर देंगे, 5 भुजाओं वाली आकृति है 5 से भाग कर देंगे, n भुजाओं वाली आकृति है तो किससे भाग कर देंगे, n से भाग कर देंगे। तो हम निकाल रहे हैं n समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप बराबर आ जाएगा n-2 × 180 डिग्री अपान में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो आपको प्रत्येक अंतःकोण की माप मिल जाएगी, अर्थात अंतःकोण जैसे ये त्रिभुज है, ये वाला कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा, इसमें देखिए ये कोण ये कोण ये कोण सब आपस में बराबर होंगे जब समबहुभुज होगा, समान सारी भुजाएं होंगी। इसमें देखें ये कोण क्या होगा, 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 ये सारे कोण, 5 कोण, 5 भुजाएं 5 कोण, इसमें 6 भुजाएं 6 कोण, ये क्या क्या होंगे, ये हम निकाल पाएंगे। तो इस हम समझ पा रहे हैं, आप समझ चुके होंगे चीजों को। जब हमें प्रत्येक अंतःकोण की माप निकालनी हो तो निश्चित रूप से समस्त अंतःकोणों का योगफल निकाल करके जितनी भुजाएं हैं उसमें से, उससे हम क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। जैसे कि मान लिया हमें निकालना है पंचभुज के समस्त, सम पंचभुज के समस्त अंतःकोणों का मान क्या होगा, प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी होगी, तो सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप हमें निकालनी है। पहले हम सम पंचभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल निकाल लें। तो हम देख रहे हैं पंचभुज है, तो पंचभुज निश्चित रूप से इसमें भुजाओं की संख्या से 2 कम त्रिभुज निकलेंगे, तो इसका मतलब 3 त्रिभुज निकलेंगे, और 3 त्रिभुज, एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, इसलिए 3 त्रिभुजों के लिए कितने हो जाएंगे, 18 3 54 अर्थात 540 डिग्री। पंचभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल अर्थात इसका 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 540 डिग्री हो गया। अब जब भुजाएं 5 हैं, सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, सम बहुभुज है वो, तो निश्चित रूप से प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होंगे। भुजाएं 5 तो 5 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, और जब आ गया है 540 तो 540 को हम लोग
क्या कर लेंगे, 5 से भाग कर लेंगे। उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, आप इसको निकाल लेंगे बड़े आराम से, 5 से भाग कर लेंगे और आपका आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 अट्ठे कितना हो जाता है 40, 108 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी आ गई, 108 डिग्री। 108 डिग्री 108 डिग्री 108 डिग्री, इस तरह से 5 बार जोड़ दोगे तुरंत आपको निकल आएगा 540 डिग्री। इसका मतलब प्रत्येक अंतःकोण कितना आया, 108 डिग्री। आप सारे अंतःकोणों की माप निकाल लीजिए और समान सारी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं तो 5 से भाग कर लीजिए। इसलिए अगर n भुजाओं वाला है तो n से भाग कर लीजिए। 6 भुजाएं होती है तो यहाँ 6 से भाग कर लेते, यहाँ n की वैल्यू 6 रख लेते। 7 भुजाएं हैं तो यहाँ n के मान 7 रख लीजिए, यहाँ पर 7 से भाग कर लीजिए। तो प्रत्येक अंतःकोण की माप निकल आएगी। आपने दोनों चीजें जान ली, सारे अंतःकोणों की माप कैसे निकलती है। अब जब वो आकृति समबहुभुज बन जाती है, अर्थात सारी भुजाएं समान हो जाती हैं, तो प्रत्येक अंतःकोण भी आपस में समान हो जाता है। उस कंडीशन में अपॉन में क्या आ जाता है, n आ जाता है। तो ये बात भी निश्चित रूप से आप समझ पाए होंगे। तो जब हम अंतःकोण की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम बहिष्कोण की भी बात कर लें, क्योंकि जब हम अंतःकोण की बात करते हैं तो बहिष्कोण को भी हमें समझना चाहिए। आइए बहिष्कोण को भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम बहिष्कोण की बात करते हैं बेटा, तो यहां बहिष्कोण को समझने का प्रयास पहले कर लीजिए। कौन सा कोण बहिष्कोण है, ये वाला कोण पूछ रहा है कितना होगा, ये वाला कोण बहिष्कोण कितना होगा, बाहर वाला। यहां पर आप देखें, यहां पर अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो इस तरह से ये वाला कोण कितना होगा। इस तरह से आप यहां पर इसको बढ़ाएंगे तो आपसे पूछ रहा है ये वाला कोण कितना होगा। इस तरह से बहिष्कोण का मतलब बाहर स्थित जो कोण है, जैसे कोई हमने यहां पर पंचभुजी आकृति बना दी इस तरह से, आप देखिए। अब इसमें हम बहिष्कोण की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर हमें ये कोण मालूम है, ये कोण मालूम है, तो निश्चित रूप से ये कोण भी पता हो जाएगा। कैसे, क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है, और ये कोण अगर हमें जैसे पंचभुज में हमने निकाला था 108 डिग्री आया था अभी, तो हम निश्चित रूप से कह पाएंगे ये कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 108 डिग्री। 180 से 108 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। इस तरह से सारे बहिष्कोण आप इसमें क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, और आप सारे बहिष्कोण को निकाल लेंगे इस तरह से। तो आप सारे क्वेश्चंस में 180 से तो घटाएंगे नहीं, एक बहुत सिंपल फार्मूला होता है। आप n समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान जब निकाल रहे हो तो सूत्र 360 डिग्री बटे n आता है। तो क्यों आता है, आइए मैं इस बात को भी समझाने का प्रयास करूं। आप लिखें n समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण की माप, n समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण की माप, बहिष्कोण की माप। आप क्या करेंगे, 180 डिग्री से जो मान अंतःकोण का है, अंतःकोण का ये मान था, इस मान को क्या कर लेंगे, आप घटा लेंगे। तो n-2 देखिएगा अभी सूत्र निकल आएगा 180 डिग्री अवपान में n है। यहां से क्या करेंगे हम, यहां से हम n को क्या कर लेंगे, 180 डिग्री को कॉमन ले लेंगे। तो 180 डिग्री दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस n-2, और अपान में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा इस तरह से। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 180 डिग्री और ये इसको सॉल्व करेंगे, अपान में n हो जाएगा, n माइनस n प्लस 2 हो जाएगा इस तरह से। आप देख रहे हैं n प्लस माइनस का कैंसिल आउट, 180 डिग्री हो गया और इंटू 2 अपान n, आपने देखा क्या आ गया, 360 डिग्री बटे n। सूत्र बन जाता है, किसी भी n बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण की माप बराबर 360 डिग्री बटे n। हम कह दें सम पंचभुज के प्रत्येक बहिष्कोण की माप क्या होगी, आप क्या करेंगे, तुरंत 360 डिग्री बटे में n, n का मतलब 5, सम 5। अगर हम सम पंचभुज के समस्त अंतःकोणों की माप और समस्त बाह्य कोणों की माप निकलवाएं, तो बाह्य कोण की माप निकालने के लिए डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सम पंचभुज है, 5 भुजाओं वाली आकृति है, वो समान 5 भुजाओं वाली आकृति, इसलिए 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तुरंत यहाँ जब आप 5 से भाग करोगे
तो आपको निकल करके कितना आ जाएगा, आप यहाँ 5 से भाग कर लेंगे तो कितना आएगा, 5 सते 5 6 का 30, 5 सते 35 हो गया और यहाँ पर कितना बचा, 1 2 5 दूना 10। देखिए आ गया 72 डिग्री, वही अभी जो निकाल रहा था मैं, 72 डिग्री आ गया। आप देख पा रहे होंगे 72 डिग्री आ गया है। तो चीज़ें कठिन नहीं हैं, केवल फार्मूले कहाँ से आए हैं, इन चीज़ को थोड़ा दिमाग में सेट करना होता है। और जब आप चीज़ों को दिमाग में सेट कर लेते हो एक बार, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन चैलेंज के साथ कहता हूँ गलत नहीं होगा। चाहे आपसे क्वेश्चन में एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे, कभी कभी उल्टा कह देगा आपसे कि यदि किसी समबहुभुज, कोई ऐसा समबहुभुज है जिसके प्रत्येक बहिष्कोण की माप ये दी गई है, प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे तो आप अंतःकोण की माप ही निकाल पाएंगे, कोई समस्या नहीं है। आप केवल क्वेश्चंस के बेसिक को समझने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कराने के बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे स्वयं ही क्लियर होती जाएंगी। लेकिन जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आपको चीज़ें कठिन लगेंगी। मैंने प्रयास किया है, चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिए। ये बहिष्कोण है और ये क्या है, अंतःकोण है। तो कोई भी बहिष्कोण हो, किसी भी समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण की माप 360 डिग्री बटे n होती है। आपने देख भी लिया क्यों होता है। तो 3 चीज़ें आपने जानी, किसी भी समबहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल आपने जान लिया कितना होता है, जितनी भुजाएं होती हैं उसमें से 2 कम त्रिभुज बनते हैं, अर्थात सूत्र बन जाता है n-2 इंटू 180 डिग्री। समबहुभुज के प्रत्येक समस्त अंतःकोणों का योगफल बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। समबहुभुज के n समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप अगर हम कह दें क्या होगी, तो प्रत्येक अंतःकोण की माप के लिए सूत्र बन जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। और अगर कह दें कि कोई भी ऐसा बहुभुज है जिसके प्रत्येक बहिष्कोण के समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा, तो n समबहुभुज वाले प्रत्येक बहिष्कोण की जो वैल्यू होगी 360 डिग्री बटे n होगी। अब आप शायद इस सूत्र की सहायता से समझने का प्रयास किया होगा, आपके दिमाग में बात सेट हो गई होगी क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने चीज़ों को समझाने का भी प्रयास किया। आगे बात आती है विकर्णों की। विकर्णों को भी लेकर के कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, तो विकर्णों की भी आइए चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। कोई भी पॉलीगॉन हो उसमें विकर्णों को कैसे निकाला जाता है, आइए विकर्णों को समझने का प्रयास करते हैं। विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, कैसे सूत्र इसका आता है, मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं, आप समझ जाएंगे। ये त्रिभुज की आकृति है, ये चतुर्भुज की आकृति है, और मान लिया ये पंचभुज की कोई आकृति है। यहां समझने का प्रयास करिएगा आप। पंचभुजी आकृति है, आपने देखा त्रिभुज में विकर्ण आप डालेंगे तो कैसे डालेंगे, त्रिभुज के शीर्ष, ये वाला शीर्ष इससे जुड़ा हुआ, ये वाला शीर्ष इससे जुड़ा, और तो कोई शीर्ष है ही नहीं, इसका मतलब इसमें विकर्ण आप नहीं डाल पाएंगे। जिनकी भुजाएं 3 वहां विकर्णों की संख्या 0 है। यहाँ पर आप देखिए किसी एक शीर्ष से यहाँ पर आप कितने विकर्ण डाल पाएंगे, किसी एक शीर्ष से यही पॉसिबल है, एक शीर्ष से तो यही पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए इस वाले में किसी एक शीर्ष से कितने डाल पाएंगे, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे जोड़ दीजिए, ये वाला इससे जोड़ दीजिए, और ये इससे जुड़ा ही है। तो किसी एक शीर्ष से आपने देखा इसमें 0 आप डाल पा रहे हैं, इसमें 1 डाल पाए और इसमें 2 डाल पाए। क्या बात सामने निकल के आ रही है कि भुजाओं की संख्या से 3 कम एक शीर्ष से विकर्ण आप डाल पाते हैं। किसी एक शीर्ष से, किसी एक शीर्ष से भुजाओं की संख्या सिर्फ एक, कितने कम, 3 कम। जब 4 भुजाएं वाली आकृति थी तो एक शीर्ष से सिर्फ एक ही भुजा निकली, 3 भुजाएं वाली आकृति तो एको नहीं निकले, और जब 5 भुजाओं वाली आकृति है तो 5 भुजाओं वाली आकृति से 3 कम यानी 2 ही, एक ये 2 ही आप विकर्ण डाल पा रहे हैं। तो इसका मतलब भुजाओं की संख्या से 3 कम, 5 भुजा है तो देखिए 2 निकल रहे हैं, 4 भुजा है तो 1 ही निकल रहे हैं। तो इसका मतलब भुजाओं की संख्या से 3 कम ही किसी एक शीर्ष से विकर्ण आप डाल पाते हैं। और आपको विकर्ण डालने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जब, जैसे यहाँ पर आप देखें एक अगला वाला शीर्ष 2 शीर्ष है ना, इसमें 2 शीर्ष से 2 विकर्ण डालेंगे तो इसका मतलब 2 शीर्षों से मिलकर एक विकर्ण बनता है।
दो शीर्षों से मिलकर के एक विकर्ण बनता है। दो शीर्ष बराबर एक विकर्ण, यहां समझना सूत्र कैसे बनता है। दो शीर्ष बराबर एक विकर्ण, दो शीर्ष बराबर एक विकर्ण। तो आपने एक शीर्ष से एक विकर्ण एक डाला, तो आप देखेंगे एक दो शीर्षों से मैंने बताया एक विकर्ण गिरेगा, तो आप देखिए इसका मतलब चार शीर्ष हैं तो कितने हो जाएंगे, दो विकर्ण हो जाएंगे। चार शीर्ष हैं तो कितने विकर्ण हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। पांच शीर्ष हो तो कितने विकर्ण हो जाएंगे, तो आप देखिए पांच शीर्ष है तो निश्चित रूप से आप कहेंगे जितने शीर्ष होंगे उससे आधे विकर्ण होंगे। निश्चित रूप से जितने शीर्ष हैं उससे विकर्ण क्या होंगे, आधे होंगे। तो इसका मतलब यहां पर n अपॉन क्या आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब सारे शीर्षों को हमने सम्मिलित कर लिया। सूत्र आ जाता है विकर्णों की संख्या बराबर n-3 इंटू n अपॉन 2। अब आप तुरंत जितनी भी पंचभुज वाली आकृति में विकर्णों की संख्या निकालनी हो तो n की जगह पे क्या रख लेंगे, 5-3 गुणे 5/2। षष्ठभुज में निकालनी है यानी 6n बराबर रख लेंगे 6-3 गुणे 6/2। सप्तभुज वाली आकृति है 7-3 गुणे 7/2। इस तरह से चाहे कितने भुजा वाली आकृति हो उसमें विकर्णों की संख्या आप ज्ञात कर पाएंगे। निश्चित रूप से यहां पर आपने समझा कि दो शीर्ष हैं अगर एक विकर्ण होगा, अगर 5 शीर्ष हैं तो इसका मतलब क्या है, आधे विकर्ण होते हैं तो 5/2 विकर्ण होंगे। तो निश्चित रूप से हम ये कह पाते हैं कि विकर्णों की संख्या जो होती है शीर्षों की आधी होती है। तो निश्चित रूप से अगर भुजाओं की संख्या की आधी होती है तो भुजाओं की संख्या अगर हमने n मानी है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, n/2। शीर्ष का मतलब 4 शीर्ष हैं तो 4 भुजाएं होंगी, 8 शीर्ष हैं तो 8 भुजाएं होंगी। निश्चित रूप से आप षष्ठभुज में आपने देखा 6 शीर्ष हैं तो 6 भुजाएं थी, 7 शीर्ष हैं तो 7 भुजाएं होंगी। तो निश्चित रूप से विकर्णों की संख्या बराबर n-3 इंटू n/2। और चाहे उस त्रिभुज वाली आकृति हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, n बराबर मान आप रखते जाएंगे, विकर्णों की संख्या निकलती जाएगी। क्वेश्चन कभी एनालिटिकल भी पूछ सकता है, कभी कभी विकर्णों की संख्या आपसे दे देता है, ये मान दे देता है और आपसे पूछ लेता है n का मान क्वेश्चन में जो है पूछ लेता है भुजाओं की संख्या कितनी है। तो विकर्णों की संख्या यहाँ पर रख लेंगे आप मान बराबर, यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी। कभी कभी द्विघात समीकरण बन जाती है, उस द्विघात समीकरण को आप हल कर लेंगे। मैं एक्सरसाइज में आऊंगा तो सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।